आज हमारी इस 7 दिवसीय कार्यशाला के तृतीय दिवस में के प्रथम सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के हमारे जो संसाधक हैं, जो रिसोर्स पर्सन हैं, डॉक्टर जगदीश कुमार जी रहेंगे। डॉक्टर जगदीश कुमार जी मूल रूप से हिमाचल से हैं एवं वर्तमान में श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के ज्योतिष विभाग में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हैं। इनका मैं थोड़ा सा परिचय आपसे साझा करना चाहता हूं कि इन्होंने अपनी जो विभिन्न उपाधियां हैं वो आचार्य इन्होंने ज्योतिष में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, जिसको वर्तमान में हम केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, वहां से की। इसके बाद इन्होंने हिमाचल प्रदेश में जो शक्तिपीठ हैं उन सभी शक्तिपीठों के वास्तुशास्त्रीय परिशीलन, इस विषय पर श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली से ही अपने विद्यावारिधि पीएचडी का शोध कार्य पूरा किया। इसके उपरांत ये वहां पर सहायक आचार्य के रूप में कार्यरत हैं। इन्होंने वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रासाद आरंभ मुहूर्त निर्णय, वास्तुशास्त्र के अनुसार देवालयों में मंडप निर्माण की परंपरा, वास्तुशास्त्र के अनुसार प्राचीन एवं अर्वाचीन मृतिका का परीक्षण और हिमाचल में शैव परंपरा का विकास, इन पर इत्यादि विषयों पर इनके शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। इन्होंने वास्तुशास्त्र एवं ज्योतिष के विभिन्न विषयों से संबंधित विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं में, संगोष्ठियों में अपने शोध पत्रों का वाचन किया है। इसके साथ साथ ये न केवल वास्तु के क्षेत्र में बल्कि जो विभिन्न जो क्षेत्र हैं, जो राष्ट्रीय सेवा योजना है, स्काउट एंड गाइड्स हैं, इत्यादि में भी ये समय समय पर अपना योगदान देते रहते हैं। इन्होंने विशेष रूप से जो मंदिर वास्तु है उस पर विशेष रूप से कार्य किया है। वर्तमान में सोमनाथ, काशी विश्वनाथ एवं महाकाल मंदिर के वास्तु संबंधी जो कार्य है उस पर ये विशेष रूप से कार्य कर रही हैं, जो यूजीसी की बृहद योजना के तहत इनका चल रहा है। तो आदरणीय डॉक्टर जगदीश कुमार जी का मैं इस आभासीय मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं, महाविद्यालय पक्ष से, हमारे प्रतिभागियों की तरफ से। और आदरणीय जगदीश जी का जो आज विषय रहेगा वो सामुद्रिक शास्त्र पर रहेगा। सामुद्रिक शास्त्र पर इनकी विभिन्न जो उसके प्रभाग है, विभिन्न जो अंग है, उस पर ये अपना वक्तव्य आज प्रस्तुत करेंगे। आज के दोनों वक्तव्य इन डॉक्टर जगदीश कुमार जी के ही रहेंगे सामुद्रिक शास्त्र पर, जिनकी रूपरेखा ये भी बताएंगे कि भाई हम किस किस तरह से उस पर चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ जैसे पहले भी आप लोगों को सूचित किया जा चुका है कि हमारा लगभग 1 घंटे का आपका वक्तव्य रहता है, जो हमारे संसाधक होते हैं उनका, और उसके साथ साथ अंतिम के 10 या 15 मिनट हम जो है उस पर चर्चा के लिए रखते हैं, प्रश्नोत्तर के लिए रखते हैं। तो तब तक, जब तक इनका व्याख्यान चलेगा तब तक आप अपने आप को म्यूट बनाए रखेंगे, और जब आपको कहा जाएगा कि भाई आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, तब आप अपने प्रश्न तब तक आप नोट करके रखें कहीं पर, और तब आप अपने प्रश्न पूछिए जो हमारी संसाधक उनसे। तो मैं आदरणीय डॉक्टर जगदीश कुमार जी को इस आभासीय मंच पर आमंत्रित करता हूं और निवेदन करता हूं कि वो आज का अपना वक्तव्य स्वीकार करें। जी आचार्य जगदीश जी। जी सर, नमो नमः। सर्वेभ्यो भूषण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम। अचिन्त्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये श्री ब्रह्मणे नमः। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं स
आचार्य जी एक बार अपने आप को अनम्यूट करिएगा। आचार्य जी नमस्ते, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट है आप। एक बार म्यूट हो गया आपका, एक बार अनम्यूट करिएगा। नमो नमः। क्या आप सुन पा रहे हैं? जी 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 जी। तो जैसा कि आज के चर्चा सत्र में मुख्य विषय है सामुद्रिक शास्त्र, इस विषय पर आज के चर्चा हम प्रारंभ कर रहे हैं। उससे पूर्व हमारे जो भी आचार्य हुए हैं, जैसे बराह मिहिर जी ज्योतिष शास्त्र के 18 प्रवर्तक और वास्तु शास्त्र के 18 प्रवर्तक, और जितने भी आधुनिक आचार्य हैं, सभी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हुआ मैं आज के चर्चा सत्र को प्रारंभ करता हूँ। ओम सर्वेभ्यो गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। हमारे समक्ष एक विषय प्रकट होता है, सामुद्रिक शास्त्र। सामुद्रिक शास्त्र को जानने से पूर्व यह जानना अति आवश्यक है कि यह सामुद्रिक शास्त्र क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, और किस प्रकार से जो है हाथ की जो अनेक विशेषताएं हैं, मस्तक के चिन्ह हैं, हमारे पांव की रेखाएं हैं, शरीर की बनावट है, यह सब देखने मात्र से कैसे व्यक्ति के चरित्र के बारे में, उसके भूत भविष्य और वर्तमान के विषय में किस प्रकार से ज्ञान किया जा सकता है, यह हमारे आज मुख्य विषय रहेगा। कर रेखा अर्थात हस्तरेखा से संबंधित जानकारी को लेकर के, और द्वितीय सत्र में प्रयास करेंगे कि मस्तिष्क रेखा या अन्य प्रकार की जो विशेष रेखाएं हारा जो संबंध, उनके विषय में विशेष रूप से चर्चा की जाए। सर्वप्रथम इसकी परिभाषा के उपलक्ष्य में कहते हैं, व्यक्ति के शरीर की बनावट तथा शरीर पर मौजूद अनेक प्रकार के चिन्ह, जिससे उसके भूतकाल, वर्तमान काल या भविष्य काल का बोध किया जा सके, उसे सामुद्रिक शास्त्र कहते हैं। सामुद्रिक शास्त्र समुद्र ऋषि द्वारा इसका संकलन किया गया है, और समुद्र ऋषि के वचन जो है इतने सत्य सिद्ध होते थे, जिस कारण से विद्वानों ने समुद्र के जल को हाथ में लेकर के वचन के साक्षी होने की परंपरा का प्रवर्तन किया। कहा भी गया है, समुद्रस्य वचनम यथा। इसी उदाहरण में एक बात कहना चाहता हूं, जब सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर रिसर्च के लिए गया तो वहां रिसर्च करके ये पाया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1951 में हाथ में सत्वर सर्व सागर समुद्र का जल लेकर के वचन लिया था कि मैं इस सोमनाथ आदि ज्योतिर्लिंग का जीर्णोद्धार करवाऊंगा, यह वचन सिद्ध हो जाए। और वह वचन कार्यकाल में जाकर के जो है परिपूर्णतः सिद्ध हुआ। और क्योंकि हाथ के जल में लेकर के हम किसी प्रकार का संकल्प इत्यादि करते हैं तो वह भी परिपूर्ण होता है, विशेष रूप से क्योंकि जल के देवता में इतनी शक्ति है। उसी जल के देवता ने सामुद्रिक शास्त्र का संकलन किया। तो विशेष रूप से इसी प्रकार हमारे प्राचीन ऋषि मुनि सिद्ध पुरुष जल में हाथ लेकर के वचन लिया करते थे, जैसे किसी को वरदान देना, किसी को शाप इत्यादि देना, क्योंकि जल अपने आप में एक प्रत्यक्ष महाभूतों की श्रेणी में है, जो प्रत्यक्ष सिद्ध है। और जल में अनेक प्रकार की जल से संबंधित रिसर्च भी हुई है कि यदि जल को आप जो है किसी प्रकार के अशुद्ध वाक्य बोल करके आप किसी जार में छोड़ देते हैं, उसका क्या प्रभाव है। यदि कुछ मंत्रोच्चारण करके आप किसी बोतल में डाल के उसको परिशुद्ध करते हैं तो उसका क्या प्रभाव है। इस विषय पे भी बहुत सारे रिसर्च जो है अनुसंधान हो चुके हैं। तो वर्तमान काल में भी यदि कोई ज्योतिषी मन वचन और कर्म से परिशुद्ध होकर के जल के देवता अर्थात समुद्र देवता का आवाहन करता है और विशेष रूप से कोई वचन देता है, तो उसके वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते हैं। वह मान सम्मान को तो प्राप्त करेगा ही, साथ में शास्त्र रक्षण का भी कार्य कर सकता है। तो
यह हुई वैश्विक जो है सामुद्रिक की बात। और इसमें अब महत्व, इसका क्या महत्व है? वैसे तो विश्व में कई अरब मनुष्य हैं, परंतु सभी के शरीर की बनावट, हथेलियां, पांव, मुख इत्यादि भिन्न भिन्न क्यों है? क्या आप सभी ने इस पर इससे पूर्व कोई विचार किया? क्यों सभी के हाथ के फिंगरप्रिंट्स क्यों भिन्न भिन्न होते हैं? क्या इस विषय में विचार किया? क्यों सभी के मस्तिष्क की रेखाएं भिन्न भिन्न होती है, शरीर की बनावट भिन्न भिन्न होती है? इन विषयों से संबंधित ही सामुद्रिक शास्त्र है, जिस विषय पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो विशेष रूप से अपराध जगत में भी सामुद्रिक शास्त्र का बहुत बड़ा योगदान है। कहते हैं कि हाथ के फिंगरप्रिंट्स के माध्यम से ही अपराधी को शीघ्रातिशीघ्र जो है वो ढूंढ लिया जाता है। तो सामुद्रिक शास्त्र का महत्व केवल सामान्य मनुष्य को लेकर के नहीं, अपितु संपूर्ण विश्व में सामुद्रिक शास्त्र का महत्व है। अब सर्वप्रथम चलते हैं सामुद्रिक शास्त्र में विशेष रूप से कौन से ऐसे चिन्ह हैं, हाथ में कौन सी रेखाएं हैं, कौन से ऐसे पर्वत है जो हमें सामुद्रिक के बारे में ज्ञान करवाते हैं। सर्वप्रथम अंगुष्ठ के विषय में चलेंगे। आचार्य जी, यदि कोई स्क्रीन मैं यहाँ से शो करना चाहता हूँ तो आप इसमें जो है बताएंगे? नहीं, आप स्क्रीन शेयर कर लीजिए। आपके पास कोई कैसे पीडीएफ वगैरह है, कैसे है? इसमें जो है ये व्हाइट बोर्ड है, उसके माध्यम से इसमें बैक कैमरे की सुविधा होगी, शायद बैक कैमरे से करते हैं इसको। तो आप अपनी स्क्रीन से कर सकते हैं। अब अपनी स्क्रीन शेयर करिएगा। आ रही है, आपकी स्क्रीन आ रही है? ठीक है। हम चलते हैं हस्तरेखाओं में कालिका प्रसाद मिश्र द्वारा रचित सामुद्रिक रहस्य में सर्वप्रथम अंगुष्ठ का जो है, सर्वप्रथम जो है हमारी अंगुलियों में, 5 अंगुलियों में अंगुष्ठ का वर्णन आता है। तो अंगुष्ठ में क्या क्या रहता है? विशेष रूप से यह सबसे पहली अंगुली को अंगुष्ठ कहते हैं। यह अलग ही विशेष रूप से इसका महत्व है, क्योंकि यह अन्य चारों उंगलियों का मुख्य सहायक है। इसकी सहायता के बगैर अन्य उंगलियां भी अपना कार्य परिपूर्ण नहीं कर सकती है। द्वितीय हम यदि चलते हैं तो तर्जनी जो है अंगुली के ऊपर जो है, यह सबसे ऊर्जावान उंगली मानी जाती है। इस अंगुली में कई प्रकार के संकेत किए जाते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं जब छोटे बच्चों को अधिकांश जो है हाथ पकड़कर चलाना हो तो इस अंगुली की सहायता से ही उनको जो है अपने पांव पर खड़ा होने लायक हम सिखाते हैं। और अंगुली पकड़कर चलने से बच्चों में एक विश्वास जागृत हो जाता है। किसी भी प्रकार के जप में तर्जनी उंगली का निषेध किया गया है। अब चलते हैं मध्यमा उंगली के ऊपर। हमारी तृतीय जो उंगली है वह है मध्यमा उंगली। मध्यमा उंगली यह हाथ की सबसे लंबी उंगली है विशेष रूप से, और इसका मुख्य कार्य है तर्जनी की सहायता करना। और चौथी उंगली विशेष रूप के हम अनामिका को कहते हैं, जिसे कहते हैं रिंग फिंगर। अनामिका उंगली के विषय में यह बात आती है। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण उंगली है। इसका सीधा संबंध हमारे हृदय से रहता है और धार्मिक कृत्यों में उषा इत्यादि इसी उंगली में धारण करने की परंपरा है। और अन्य शुभ कार्यों में भी जो है अनामिका उंगली का महत्व है। अंगुली से करमाला जप यदि हम प्रारंभ करते हैं तो इस उंगली के द्वितीय पोर से प्रारंभ करके जप को इस तरह से किया जाता है। तो इसमें भी इसका बहुत महत्व है। और अंतिम उंगली हमारी विशेष रूप से हाथ में है कनिष्ठिका। कनिष्ठिका उंगली यह अनामिका उंगली की सहायिका उंगली है। विशेष रूप से यह परिचय तो एक सामान्य परिचय हुआ। अब चलते हैं इन उंगलियों में छिपे रहस्यों के विषय में। इनमें कौन कौन सी राशियां हैं, हाथ में कौन कौन से पर्वत है, कौन कौन सी रेखाएं हैं, उनका क्या शुभाशुभ फल हमारे आचार्यों ने शास्त्रों में वर्णित किया है, इस विषय की ओर ध्यान देते हैं। अब सर्वप्रथम हम इसमें बात करते हैं अंगुष्ठ के मूल में। अंगुष्ठ के मूल में शुक्र पर्वत कहा गया है विशेष रूप से, और तर्जनी के मूल में गुरु पर्वत
मध्यमा के मूल में शनि पर्वत, अनामिका के मूल में सूर्य पर्वत और कनिष्ठिका के मूल में बुध पर्वत। और इसी प्रकार हथेली के इस भाग में, जो यह भाग जो है देखने में आ रहा है, तो हथेली के ये हमारे पर्वत है। स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है सर? स्क्रीन के विषय नहीं दिख रहा है, स्क्रीन नहीं दिख रही है सर जी। अच्छा, एक मिनट। जी, अब स्क्रीन देखने में आ रही है सर? जी जी जी। तो नहीं दिखाई दे रही संबंधित जो है, यह मैंने बताया, ये शुक्र पर्वत है अंगुष्ठ मूल में, तर्जनी मूल में गुरु पर्वत जिसको बृहस्पति पर्वत कहते हैं, मध्यमा मूल में शनि पर्वत और अनामिका मूल में सूर्य पर्वत और कनिष्ठा मूल में बुध पर्वत और चंद्र पर्वत का स्थान विशेष रूप से मणिबंध के ऊपर जो है और मस्तिष्क रेखा के एक वामवर्ती भाग में है, और शुक्र पर्वत जो है अंगुष्ठ के मूल भाग में है। और यह स्थान जो है ऊर्ध्व भौम का है, ऊर्ध्व मंगल का, और ये है निम्न मंगल का। निम्न भौम का स्थान है ऊर्ध्व भौम, निम्न भौम यानी कि निम्न मंगल। तो विशेष रूप से हाथ में अन्य प्रकार की रेखाएं भी है। ये तो हो गए ग्रहों से संबंधित जो है, जो इनमें राशियों का स्थान आचार्यों ने वर्णित किया है। सर्वप्रथम तर्जनी के प्रथम पोर पर जो है मेष राशि का स्थान है, द्वितीय पर वृषभ, तृतीय पर मिथुन, और विशेष रूप से अनामिका के प्रथम पोर में कर्क राशि, द्वितीय में सिंह, तृतीय में कन्या राशि, और कनिष्ठिका के प्रथम पोर पर तुला राशि, द्वितीय पर वृश्चिक, तृतीय पर धनु, और मकर राशि हमारी अनामिका के प्रथम पोर, हमारी मध्यमा के प्रथम पोर पर है, और द्वितीय पोर पर कुंभ राशि, तृतीय पोर पर मीन राशि का स्थान है। अब इसमें विशेष रूप से मणिबंध नामक एक कथन आता है। मणिबंध में 3 प्रकार की रेखाएं अधिकांश पाई जाती है। इनमें कई बार 2 या 1 रेखाएं भी रहती है। जो प्रथम रेखा मणिबंध पर रहती है वह धन की, द्वितीय शास्त्र की, और तृतीय रेखा जो हमारी भक्ति की होती है। अब इसमें भी अनेक प्रकार की रेखाएं हैं, जैसे पितृ रेखा या कर्म रेखा। तर्जनी और अंगुष्ठ के मूल भाग से यहां से प्रारंभ होकर के मणिबंध स्थान पर जाने वाली जो रेखा है उसको जीवन रेखा, पितृ रेखा कहते हैं। द्वितीय, तर्जनी और अंगुष्ठ के ही मूल भाग से एक अन्य रेखा निकल कर जाती है, जो कभी चंद्र पर्वत पर, कभी जो है बुध पर्वत की ओर जाती है। इस रेखा को विशेष रूप से मस्तिष्क रेखा या मातृ रेखा कहा जाता है। तृतीय, भाग्य रेखा। कदापि यह मणिबंध से उठ कर के शनि पर्वत, कदापि सूर्य पर्वत, कदापि बुध पर्वत, कदापि बृहस्पति पर्वत पर जाकर के कई बार हाथ के मध्यवर्ती भाग से ही यह रेखा जाकर के अन्य पर्वतों की ओर जाती हुई नजर आती है। इसके पश्चात हृदय रेखा, बुध पर्वत से प्रारंभ होकर के यह रेखा कई बार सूर्य पर्वत तक, कई बार यह रेखा शनि पर्वत तक, और बहुत ही रेयर यानी कि कम जो है अल्प, यह रेखा जो है बृहस्पति पर्वत तक जाती है, जो बहुत ही शुभ मानी गई है। इसमें विशेष रूप से पर्वत रेखाएं और जितने प्रकार के मणिबंध से संबंधित रेखाएं हैं उनके विषय में यह फल है कि शुभ फल देने वाली रेखाएं कौन सी है। हम कैसे जाने कि कौन सी रेखाएं हमें शुभ फल प्रदान करेगी और कौन सी रेखाएं हैं जो हमें पाप फल प्रदान करेगी, यानी कि अशुभ फल। जो रेखा ललिमा युक्त हो, स्पष्ट हो, कटी फटी ना हो, जालीदार ना हो, तो वह रेखा विशेष रूप से शुभ फल वर्धिनी कही गई है, अर्थात शुभ फल में वृद्धि करती है। और इसके विपरीत अशुभ फल देने वाली रेखाएं जो कृष्ण वर्ण की हो, जालीदार हो, अधिक मोटी हो, स्थूल हो, स्टार इत्यादि से युक्त हो, टूटी फूटी हो,
इस प्रकार की रेखाएं अशुभ फल प्रदान करने वाली है। अब हस्तरेखा देखने के नियम कौन कौन से हैं, यह भी ज्योतिषवेत्ता विद्वानों को याद होने चाहिए। सर्वप्रथम तो सूर्योदय काल में खाली पेट यानी कि भोजन से पूर्व हस्त देखने का नियम है, और पुरुषों का दायां हाथ, स्त्रियों का वाम हाथ देखना शास्त्र सम्मत है। अगर किसी ने किसी प्रकार का कोई भारी भरकम परिश्रम से युक्त कार्य किया है तो उसका हाथ नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है हाथ के प्रेशर पॉइंट जो है वो दब गए हो, उस कारण से रेखाएं स्पष्ट ना दिखे, तो आपके शुभ शुभ फलों में सूक्ष्मता नहीं आ पाएगी। तृतीय, रात्रि काल में कदापि हस्त नहीं देखे। कुछ रेखाएं सूर्योदय काल के पश्चात ही उदित होती है, जैसे सूक्ष्म रेखाएं, सहवर्तनी रेखाएं। उन रेखाओं के फलों में वृद्धि और उन रेखाओं के फलों में कम अल्पता भी विशेष रूप से सूर्योदय काल से ही ज्ञात की जा सकती है। यह हस्त रेखा देखने के विशेष नियम जो है आचार्यों ने वर्णित किए हैं। अब इसी विषय में जो है आगे चल करके जो है अन्य विषयों के ऊपर चलते हैं कि कौन कौन सी रेखाएं कैसे किस प्रकार से जो है फल करती है, और कौन कौन से जो है हमारे विशेष रूप से हाथ में शंख, चक्र, शीप इत्यादि जो है रहते हैं। कितने शंख रहने पर क्या फल है, कितनी सीप और कितने विशेष रूप से हमारे रहने पर क्या क्या फल, चक्र रहने पर क्या फल है, इस विषय में आचार्यों ने वर्णित किया है। तो इस प्रकार के फलों को देखने के लिए हम इसमें चलते हैं। इसमें कहा गया है, शंख के विषय में आचार्य ने कहा है, खलवेक शंखो अध्ययन स्वभाव त्रिशंख योगाधि भवे दरिद्र त्रिशंकांतार्थ करोदनंच तुर्यंच शंखम नृपति प्रभुत्वम। एक शंख रहने पर खलवेक शंखो अध्ययन स्वभाव, अर्थात जिस मनुष्य के हाथ में एक शंख हो। अब शंख के जो है जो चिन्ह है वो आपको बता देते हैं कि शंख के चिन्ह किस प्रकार के रहते हैं। तो विशेष रूप से शंख का चिन्ह जो है इस प्रकार से रहेगा मध्य में, और कई रेखाएं मिलकर के जो है एक ही बिंदु को दर्शाएगी, एक पॉइंट पर आकर के इस तरह से समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार से शंख के चिन्ह को आचार्य ने कहा है। और चक्र का जो चिन्ह है एक बिंदु से होकर के धीरे 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 वामवर्ती होकर के एक जगह आकर के परिपूर्ण हो जाएगा, यह चक्र का चिन्ह है। अब सीप के विषय में कहा है, सीप के दो मुंह रहते हैं विशेष रूप से, एक मुंह इस तरफ को रहेगा, द्वितीय मुंह दूसरी तरफ को। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से दो खुले हुए मुंह जो है सीप के रहते हैं। तो ये शंख, चक्र और सीप के विषय में आचार्य ने वर्णित किया है। एक शंख रहने पर क्या फल है। एक शंख यदि किसी मनुष्य के हाथ में हो, वह अध्ययन में रत रहता है, अर्थात अध्ययन करने वाला हो सकता है, अध्यापक भी हो सकता है, छात्र भी हो सकता है, अनुसंधान करता भी हो सकता है। द्वितीय, द्विशंख योगाधि भवे दरिद्र, दो शंख हाथ में रहने पर दरिद्रता का निशान आचार्यों ने कहा है। त्रिशंख कांतार्थ करोदनंच, तीन शंख होने के लिए, यदि तीन शंख हाथ में हो तो स्त्री के लिए रुदन करता है। हो सकता है किसी प्रकार की पीड़ा किसी स्त्री के माध्यम से प्राप्त हुई हो, या धर्मपत्नी के माध्यम से रुदन ही करता रहेगा। इस प्रकार का फल आचार्य ने वर्णित किया है। तुर्यंच शंखम नृपति प्रभुत्वम, यदि चार शंख हाथ में रहे तो राजा तुल्य, नृपति राज के तुल्य जो है प्रभुत्व यानी कि शासनवर्ती रहता है। पांच शंख होने पर क्या फल है विशेष रूप से, इस विषय में कहते हैं, शंख सरा यत्र भवन्ति पाणौ समुद्र तुल्याम प्रभुताम वदन्ति षट्शंख योगे अति विचक्षणः शैले दरिद्रो अष्टसु सौख्य जीवी। अर्थात शंख सरा यत्र भवन्ति पाणौ, अर्थात शर कहते हैं बाण को, अर्थात पांच यदि शंख किसी के हाथ में हो, समुद्र तुल्यम प्रभुताम वदन्ति, वह समुद्र के तुल्य प्रभुता यानी कि व्यापकता को दर्शाता है। द्वितीय, षट्शंख योगे अति विचक्षणः,
यदि 6 शंख किसी के हाथ में हो तो विचक्षण, अति विलक्षण विद्वान बुद्धि का ऐसा जातक रहता है। शैले, शैल कहते हैं पर्वत को, शैल से हम 7 अंक निर्धारण करते हैं। शैले दरिद्रो, 7 संघ रहने पर दरिद्रता का सूचक है। और अष्टसु सौख्य जीवी, 8 संघ रहने पर सौख्य जीवी अर्थात सुखी पूर्वक जो है जीवन का यापन करने वाला जातक रहता है। अब देखिए 9 संघ के विषय में क्या कहा आचार्यों ने। आज तक मैंने जो रिसर्च की है उसमें मैंने एक हाथ में 10 संघ और द्वितीय रिसर्च की थी तो एक हाथ में 10 चक्र थे। तो वो विषय में भी आपको बताऊंगा उसका फल शास्त्र के अनुसार क्या है, असल में वो व्यक्ति राजा तुल्य होते हैं या नहीं होते हैं, इस विषय पे भी चर्चा करूंगा। कुछ अपनी खुद की भी राजयोग के ऊपर जो है रिसर्च की है उस विषय पे भी चर्चा करेंगे। अभी शंख 9 रहने पर क्या फल है। शंख 9 रहने पर हाथ में संख्यांत संख्ये खलु भामिनीवत द्विक संख योगे निपति यथावा योगाश्रितो कानन मध्यचारी पुमान भवे शास्त्र विदो वदंती। अर्थात यदि किसी मनुष्य के हाथ में 9 शंख रहे तो मनुष्य स्त्री प्रकृति का होता है। और यदि दिक् संख्य योगे, दिक् होती है दिशाएं, दिक् संख्य योगे नृपतिर यथा, तो 10 शंख जिसके हाथ में तो ऐसा मनुष्य राजा कानन या मध्यचारी होता है। अब आधुनिक परिप्रेक्ष्य में इस पर रिसर्च की है तो उस विषय पर बता देता हूँ। 9 शंख वाले को यदि मैंने जो है रिसर्च करके जो मैंने अध्ययन किया जो है आचार्य के समय में 2015-16 की बात है, तो 9 शंख जिसके हाथ में थे विशेष रूप से वह वैरागी टाइप का था। जो है वैरागी जो है एक प्रकार से शास्त्र में कहा है कि स्त्री प्रकृति का हो सकता है। स्त्री प्रकृति का होने के बाद कई प्रकार के जो है उसमें से कालक्रम में चीजें आई हो कि वह बिल्कुल ही वैराग्यता की ओर चला गया। और 10 शंख जिसके हाथ में हो उसको राजा तो नहीं पाया परंतु अपनी कक्षा में सर्वोत्तम श्रेणी का पाया जो है, तो वह भी राजा ही, राजतुल्य ही समझिए इसको भी। क्योंकि अगर बुद्धिमान हो गया, ऐसा कोई विषय जो है उसकी बुद्धि में नहीं था जो विषय जो है एक बार पढ़ने मात्र से ज्ञात कर लेता था। इस प्रकार के जो है विलक्षण प्रतिभावान जो है ये रिसर्च में पाए गए। तो ये भी एक प्रकार से शास्त्र के वचन को की हुई सिद्धता है, ये इसको आगे बढ़ाते हैं। अब चलते हैं द्वितीय जो है आगे विशेष रूप से क्या होता है। कानन मध्यचारी कहा है शास्त्र ने, मतलब वनों में जंगलों में भटकने वाला होगा, हो सकता है कोई सिद्ध योगी हो, घर गांव से बाहर रह करके किसी एकांत क्षेत्र में रह करके तपस्या करने वाला हो। तो इस तरह से जो है होता है वो सामुद्रिक शास्त्र वेताओं का कथन है। अब चलते हैं चक्र। चक्र का मैंने चिन्ह जो है यहाँ स्थापित किया है। देखिए चक्र के चिन्ह के विषय में चलते हैं। जिस किसी के हाथ में एक चक्र हो तो क्या फल है, 2 चक्र हो तो क्या फल है, और अनेक चक्र रहने पर शास्त्र वेता क्या क्या फल कहते हैं, इस विषय में भी वार्ता करते हैं। हाथ में पटुत्वम एक चक्रे स्यात् द्विचक्रे चाति सुंदरः त्रिचक्रे तु विलासी स्याद्रिद्रो वेद चक्रभृत्। पटुत्वम एक चक्रे स्यात्, एक चक्र रहने पर चातुर्य चालाक प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा। द्विचक्रे चाति सुंदरः, हाथ में 2 चक्र रहने पर अति सुंदर। त्रिचक्रे तु विलासी स्यात्, 3 चक्र रहने पर विलासी वृत्ति वाला होगा। दरिद्रो वेद चक्र, वेद कहते हैं 4 को, 4 वेद है। दरिद्रो वेद चक्रवृत, और 4 चक्र धारण करने वाला मनुष्य दरिद्री कहा गया है। पंचचक्रे महाज्ञानी षट्सु पंडित शौंडकः सप्तसु शैल भोगी स्यात् अष्टतु स्यात् वराटकः। 5 चक्र रहने पर पंचचक्रे महाज्ञानी, तो इस प्रकार का मनुष्य अति ज्ञानी होता है। ज्ञानी का अर्थ यह नहीं है कि शास्त्रों को ही जानने वाला हो, ज्ञानी का अर्थ यह है कि शास्त्रों को जानने वाला भी हो और व्यवहार में भी ज्ञानी हो विशेष रूप से। और व्यवहार का अर्थ यह है कि मन वचन कर्म से भी विशेष प्रकार का ज्ञान रखता हो। तो अगर 5 किसी के हाथ में चक्र हो तो भी ऐसा फल आप देख सकते हैं। षट्सु पंडित शौंडकः, 6 चक्र रहने पर पंडित, पंडित यहाँ अर्थ जो है विशेष जाति से नहीं है, पंडित का अर्थ है जो ज्ञानी विशेष जो है, दक्ष अर्थात चतुर, इस प्रकार का फल आचार्य ने कहा है। सप्तसु शैल भोगी स्यात्, 7 चक्र रहने पर शैल भोगी जो है
शैल पर्वत को कहते हैं भोगी, अर्थात पर्वतों में रहने वाला, विहार करने वाला, विचरण करने वाला, इस प्रकार का जीवन यापन करने वाला 7 चक्रों में फल कहा गया है। स्याद अष्टसु स्याद वराटकः, और 8 चक्र वाला वराटक अर्थात दरिद्र फल आचार्य ने कहा, जिसके हाथ में 8 चक्र हो तो दरिद्री फल कहा गया है। नवसु नृपतिश्चैव दशसु राजसेवकः, अर्थात 9 चक्र यदि किसी के हाथ में हो तो नृपतिश्चय, तो राजा जो है, राज के तुल्य ये राजा। राजा से आज के संदर्भ में आप क्या समझेंगे? हो सकता है किसी बड़े अखाड़े का महामंडलेश्वर हो, संत हो, कोई शंकराचार्य हो, किसी बड़े पद पर किसी विश्वविद्यालय में या विद्यालय में आसीन हो, विशेष रूप से जो है कोई राजनेता हो, इस प्रकार का जो है फल आचार्य ने आधुनिक परिप्रेक्ष्य में हमें जानना चाहिए। तो विशेष रूप से दशसु राज सेवक, राज सेवक से आप क्या समझते हैं? जैसे राज सेवक है तो हो सकता है, जैसे शनि के विषय में उक्ति है कि वृत्य नौकर अर्थात राज सेवक, हो सकता है राजा का सेवक हो। राज सेवक का अर्थ ये भी हो सकता है कि कहीं नौकरी करने वाला हो, कहीं विशेष रूप से आजीविका जो है किसी और के माध्यम से प्राप्त करने वाला हो, तो वह राज सेवक का फल आचार्यों ने वर्णित किया है। अब विशेष रूप से सीप का फल जो है आचार्य कहते हैं कि सीप के विषय में मैंने जो है यह चिन्ह अंकित किया है, इसको आचार्य लोग देखें। ये जो है सीप का चिन्ह है, इस प्रकार से कहीं कहीं तो 2 मुंह जो है, कहीं कहीं तो सिंपल एक जो है इसका मुख द्वार जो है कई बार बंद रहता है जो है, तो जिसका निर्धारण ना तो शंख के रूप में ना हो, ना तो चक्र के रूप में ना हो, तो उसको स्वीप जानना चाहिए अधिकांश जो है। तो सीप के विषय में आचार्य ने क्या कहा है? सीपैकम कर शाखायाम यस्य राजा भवे नरः, सीप द्वयम यदैकत्र दरिद्रो असौ न संशयः, अर्थात सीपैकम कर शाखायाम, जिसके हाथों में एक सीप हो तो वह मनुष्य राजा भवे नरः, वह राजा होता है या राजा के तुल्य फल प्राप्त होता है। यदि एक ही स्थान में 2 सीप हो तो उसका क्या फल है? तो निश्चय ही सीप द्वयम यदैकत्र दरिद्रो, वह दरिद्री फल आचार्य ने कहा है। यदि 2 सीप किसी के हो तो वह विशेष रूप से दरिद्री होगा। अब दरिद्री से आपका क्या आधुनिक परिप्रेक्ष्य में क्या देखेंगे? क्या दरिद्री जो है विद्यालय में नहीं जाएगा? क्या दरिद्री जो है घर के कार्य में उसका मन नहीं लगेगा? क्या अधिक काल तक सोने वाला होगा, शयन भोगी होगा? तो दरिद्री का फल जो है आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जानना चाहिए कि दरिद्री हो सकता है जिसका किसी भी कार्य में मन ना लगे, उसको भी एक दरिद्री की संज्ञा दे सकते हैं, क्योंकि यदि अधिक जो है इस प्रकार से अलस्य वृत्ति युक्त होगा तो भी वह दरिद्र संपन्न हो जाएगा जो है। तो 2 सूप रहने पर इस प्रकार का फल आचार्यों ने वर्णित किया है। अब विशेष रूप से आचार्यों ने कहा है अंगुल्योस्तु पृथक स्वीप द्वयम चेत्स धनी नरः एव सीप त्रय योगी तुर्य सीपे दरिद्रता, अर्थात अंगुलियों में अलग अलग यदि 2 सीपें हो तो वह मनुष्य जो है धनी, और 3 सीप होने से जो है योगी। सीप त्रय योगी, तुर्य कहते हैं चतुर्थ भाग को, तुर्य सीपे दरिद्रता, 4 सीप होने पर जो है दरिद्रता का सूचक ये भी कहा है आचार्य ने। अब इसमें 5 सीप रहने पर क्या फल है? पंच सीपान्वितो यस्तु धनी योगी रसेषु च, सप्त सीपे दरिद्रः स्यात् अष्ट सीपे धनी नरः, अर्थात 5 सीप वाला मनुष्य धनी, विशेष रूप से 6 सीप वाला जो है, 6 सीप रहने पर योगी, और रसेषु च, रस अर्थात 6 प्रकार के रस है, मधुर अमल तिक्त कसाय कटु योगात षड्रसाः भवन्ति। तो 6 प्रकार के जो है हमारे सीप रहने पर आचार्य ने योगी का फल कहा है। 7 सप्त सीपे दरिद्र, 7वें सीप में दरिद्री फल कहा है। स्याद अष्ट सीपे धनी नरः, 8 सीप जो है वो धनवान व्यक्ति की ओर संकेत करता है। और विशेष रूप से इसमें जो है आचार्यों ने कहा है 9 सीप नवसु योग युक्ता तु, 9 यदि सीप रहे तो योगी, और दरिद्रा दशसु ध्रुवम, ध्रुव अर्थात निश्चय ही क्या होगा? दरिद्र, यदि हाथ में 10 जो है सीप मनुष्य के रहे। तो इस प्रकार से शंख, चक्र और शीप के फल के विषय में आचार्य ने कहा है। ये आचार्यों के वचन है। इसमें जो है
सत्वर समुद्र के जल को हाथ में लेकर के यदि कोई ज्योतिषी विद्वान किसी प्रकार का वचन देता है, उसमें नियम है मन वचन और कर्म से परिशुद्धता रहे तो उसके वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते हैं। यह समुद्र शास्त्र का वचन है, सामुद्रिक ऋषि का वचन है, कार्तिक ऋषि का वचन है, महादेव द्वारा प्रदत्त जो है यह जो विद्या है वो कालांतर में आगे बढ़ करके समुद्र ऋषि ने इसका संकलन किया। अब इस विषय में जो है कई प्रकार के योग के विषय में जो स्वयं की रिसर्च है उस विषय में भी थोड़ा प्रकाश डालना चाहेंगे। ये तो शास्त्र वचन हो गए, शास्त्र वचन के साथ साथ आधुनिकता को जोड़ना भी अति आवश्यक है। तो इस विषय में कुछ योगों के विषय में मैं आपको दिखाता हूँ, कौन कौन से योग रहने पर हाथ में किस प्रकार का फल रहता है, इस विषय में वर्णित करते हैं। सबसे पहले है गज केसरी योग। गज केसरी योग देखिए, ये हमारा चंद्र पर्वत, ये हमारा शुक्र पर्वत, ये है गुरु पर्वत। यदि कोई रेखा, गज केसरी योग का नियम क्या है, चंद्र से केंद्र में या बृहस्पति से केंद्र में चंद्रमा रहे विशेष रूप से, तो गज केसरी योग शास्त्रों में कहा है। चंद्र पर्वत से कोई रेखा उठ करके बृहस्पति पर्वत की ओर जाएगी तो यह गज केसरी योग का फल है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी आपको दिखा देते हैं। यदि आपको दिख रहा हो, देखिए हाथों के मध्य, देखिए चंद्र पर्वत, देखिए चंद्र पर्वत से एक रेखा जाती हुई आपको हाथ के मध्य भाग से बृहस्पति पर्वत पर जाती दिखाई दे रही होगी जो है, देखिए, तो यह गज केसरी योग का प्रत्यक्ष फल है। हमारे जन्मांग चक्र में लग्न में बृहस्पति, चतुर्थ में चंद्रमा है, तो यह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि यह गज केसरी योग से युक्त जातक है। आप हाथ की रेखाओं को देख करके भी ज्ञात कर सकते हैं कि किसी जातक के जन्मांग चक्र में कौन कौन से योग बने हुए हैं, कौन कौन से अशुभ योग है, कौन कौन से शुभ योग है। यह तो हुई गज केसरी योग की बात। अब चलते हैं अन्य योग के ऊपर। इसके पश्चात द्वितीय योग है हमारा राजयोग। राजयोगों में गज केसरी योग भी आता है। 32 प्रकार के नाभस योग भी इसमें आते हैं। वेशी वाशी उभयचरी, सुनफा अनफा केमद्रुम दुर्धरा, अनेक प्रकार के राजयोगों का इसमें वर्णन आता है। अब हाथ के माध्यम से हम कैसे जानेंगे कि कौन सा योग बना है, हाथ के माध्यम से कैसे ज्ञात होगा कौन सा ग्रह उच्च का है, कौन सा ग्रह नीच का है, इस विषय में कैसे ज्ञात होगा, तो इस विषय में आचार्य वर्णित करते हैं। इस विषय में देखिए कौन सा ग्रह उच्च का होगा या नीच का होगा, इस विषय में कैसे ज्ञात किया जाएगा। अब देखिए कौन कौन सी रेखाएं हैं इसमें विशेष रूप से। इसको पितृ रेखा, मतांतर से आयु रेखा कहते हैं। मस्तिष्क रेखा, प्लस मातृ रेखा। तृतीय है हृदय रेखा। जो हाथों में पर्वत है उनके विषय में कैसे ज्ञात करना है,
कि कौन सा ग्रह उच्च का है, नीच का है। सर्वप्रथम नियम है कि आपको प्रातः काल में ही हाथ दर्शन करने हैं। हो सकता है दिन भर में व्यक्ति कोई कार्य करके आया हो, भारी भरकम किसी प्रकार का कुछ जो है सामग्री इत्यादि उठा के आया हो, तो हाथों के प्रेशर जो है वो जो है उनमें अल्पता भी आ जाएगी, न्यूनता भी आ जाएगी, तो आप ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो प्रातः काल यदि देखेंगे तो आपके हाथ का जो वचन है कदापि असत्य सिद्ध नहीं होगा। इसमें बृहस्पति पर्वत पर विशेष रूप से कौन कौन से चिन्ह हैं जो आपको राजयोग या नौकरी या व्यवसाय प्रदान करेंगे, इस प्रकार के आचार्य ने वर्णन किया है। विशेष रूप से बृहस्पति पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह, द्वितीय चतुर्भुज का चिन्ह, तृतीय त्रिकोण और स्टार। सिर्फ स्टार जो है, जो ये चिन्ह है, विशेष रूप से बृहस्पति पर्वत पर ही शुभ माना गया है। इसमें क्रॉस का चिन्ह चतुर्भुज का और त्रिभुज का चिन्ह बृहस्पति पर्वत पर शुभ। बृहस्पति पर्वत को देख करके आप ज्ञात कर सकते हैं कि इस व्यक्ति के हाथ में राजयोग है या नहीं है। यह पर्वत उभरा हुआ होगा, विशेष लालिमा युक्त होगा। ऐसे एक्यूप्रेशर से यदि आप पॉइंट से दबाएंगे तो दबाने पर जल्दी वापस आ जाएगा। इसका अर्थ है कि बृहस्पति जन्मांग चक्र में, नवमांश चक्र में, अन्य षडबलों में बृहस्पति बलवान होगा। तो यह बृहस्पति से संबंधित जो कार्य क्षेत्र है, अध्ययन, अध्यापन, ज्ञान अर्जन करना, जो भी बृहस्पति से संबंधित व्यवसाय है, ऐसा व्यक्ति उस प्रकार के ज्ञान अर्जन के कार्यों में संलग्न रहेगा। द्वितीय पर्वत शनि पर्वत है। शनि पर्वत पर विशेष रूप से हमारे भाग्य रेखा यदि शनि पर्वत तक गई हो तो आचार्यों का वचन है कि वह व्यक्ति पूर्ण भाग्यवान होगा। यदि मणिबंध से यह रेखा, जिसको हम भाग्य रेखा कहते हैं, फेथ लाइन, यदि शनि पर्वत पर जाएगी तो इसका अर्थ है विशेष रूप से भाग्यवान पूर्व काल में ही, अर्थात जन्म काल से ही जो पूर्व जन्मों के शुभाशुभ कर्मों के साथ ही अपना भाग्य लेकर के जातक आया है। और यदि यह रेखा चंद्र पर्वत से प्रारंभ होकर के हाथ के शनि पर्वत तक जाए तो विवाह के पश्चात भाग्योदय कहना चाहिए। विशेष रूप से तृतीय इसमें चलते हैं, चंद्र पर्वत से ही कोई रेखा शुक्र पर्वत की ओर आए। शुक्र है, देखिए, दाम्पत्य का कारक। विशेष रूप से पुरुषों की कुंडली में शुक्र दाम्पत्य का कारक है, स्त्रियों की कुंडली में बृहस्पति दाम्पत्य का कारक है। यदि चंद्र पर्वत से कोई रेखा शुक्र पर्वत को स्पर्श करती हुई आगे बढ़ जाए तो समझिए जातक का वैवाहिक जीवन सुखमय होगा। और आजकल जो हमारा चला हुआ है, जिसको कहते हैं प्रेम विवाह लाभ इत्यादि, जो है वो विषय जो है इसमें आ जाते हैं कई प्रकार के। और द्वितीय इसमें और अन्य देखने लायक की बात, जो भी रेखाओं के साथ वाली सहवर्तनी रेखाएं हैं, यदि वो ऊर्ध्वगामिनी रेखाएं हैं किसी भी रेखा के साथ वाली, तो अति शुभ फल शास्त्र ने कहा है। किसी भी रेखा के साथ सहवर्तनी रेखा यदि चलती है तो उसके फल में वृद्धि हो जाती है। और यदि किसी भी रेखा को काट करके तिरछी, यानी कि यम्योत्तर जो है, इस प्रकार की रेखाएं यदि रहेगी, जैसे इस रेखा को काटती वैसी को रेखा जाएगी तो अशुभ फल शास्त्र ने, वाम से दक्षिण की ओर रेखाएं जाएगी तो अशुभ फल कहा है। यदि सहवर्तनी रेखाएं जो है ऊर्ध्वगामिनी है तो शुभ फल जो है शास्त्र वेताओं ने कहा है। अब इस विषय में कई प्रकार के योग जो है, संतान सूचक जो है रेखाएं शुक्र पर्वत के बलय पर विद्यमान रहती है, जिनको कहते हैं संतान सूचक रेखाएं। संतान में भी विशेष रूप से कौन कौन सी रेखाएं जो है पुत्र प्राप्ति करवाने वाली है, कौन सी पुत्री प्राप्ति, ये भी शास्त्र में वचन है। कहा गया है कि अधिक लंबी और अधिक मोटीदार जो है रेखाएं संतान में पुत्र सूचक कही गई है। अधिक पतली और कमजोर रेखा जो है वो पुत्रिकार कही गई है। ये भी शास्त्रों में इसका वर्णन प्राप्त होता है। तृतीय शास्त्र धन और भक्ति, मणिबंध में 3 प्रकार की रेखाएं जो है, इनको जान करके भी जो है हाथ के थंब इंप्रेशन को जान करके आप इस प्रकार का ज्ञान कर सकते हैं कि हमारे हाथ में इस प्रकार की रेखाएं हैं। और रिसर्च भी इस पर अनेक प्रकार से की जा सकती है। एक एक पर्वत को लेकर के भी रिसर्च की जा सकती है, सभी पर्वतों को लेकर के भी रिसर्च की जा सकती है। हाँ, भाग्य रेखा जिस पर्वत की ओर जाए, बुध पर्वत की ओर जाए तो व्यावसायिक बुद्धि वाला जो है विशेष रूप से कहा गया है। और उच्च
प्राप्ति भी करता है। वही बृहस्पति पर्वतजान उच्च विद्या प्राप्ति के साथ साथ ज्ञानवान भी रहता है और अध्ययन अध्यापन में भी रत रहता है। वही भाग्य रेखा यदि चंद्र हमारे बुध पर्वत की ओर जाए तो विशेष रूप से अच्छा फल शास्त्रों में वाणी के माध्यम से आजीविका करने वाला ऐसे जातक को कहा गया है। यदि सूर्य पर्वत की ओर जाए तो हो सकता है अपने कुल में श्रेष्ठ हो, अपने ही डिपार्टमेंट अपने ही स्थान पर विशेष रूप से उसका अधिक प्रभुत्व हो। तो यहाँ जो है हमारी ये रेखा, यहीं पर ही शिक्षा रेखा जो है सरस्वती रेखा भी कही गई है। यदि कोई रेखा आकर के किसी पर्वत को क्रॉस कर देती है, जैसे कोई रेखा है इस प्रकार से क्रॉस कर दिया है किसी रेखा ने, वाम से दक्षिण होते हो, तो उस रेखा के फल में विशेष रूप से उस आयु वृद्धि के क्रम में ह्रास अर्थात अशुभता देखी गई है। द्वितीय, यदि कोई रेखा भाग्य रेखा जीवन रेखा, यदि कोई रेखा आकर के जीवन रेखा से किसी स्थान पर आकर के इस प्रकार से रुक जाए तो उसमें अरिष्ट कहना चाहिए। अब इसमें अरिष्ट का कैसे ज्ञान करें कि हमारी आयु इतने वर्ष है, हम कैसे ज्ञान करें हाथ से किस प्रकार का, तो सूक्ष्मदर्शी यंत्र से हाथ के आपको 2 भाग कर लेने हैं। 7 वर्ष इस प्रकार से डिवाइड करके 7 वर्ष 100 वर्षों का एक आपने चक्र बना लेना है। इसमें भी प्रारंभ करके जो है इसमें आपको 4 भाग 25-25 की डिवाइडेशन में 4 भाग करने हैं। उसमें भी जातक से पूर्व काल की घटनाओं के विषय में आपको अवश्य पूछना है। आपको पूर्व काल की यदि घटनाएं पूछेंगे 2-4 घटनाएं तो शायद आपको पता चले कि 26 में जाकर के कष्ट हुआ तो प्रथम भाग से इसमें तो इस प्रकार से कोई रेखा आकर के क्या यहाँ स्पर्श करके रुक गई है, तो ये भी कहना चाहिए हाँ ये रेखा आगे बढ़ गई है और ये रेखा भी निरंतर चली हुई है, हो सकता है हल्का फुल्का कष्ट जो है हुआ हो और व्यक्ति की आयु बच गई हो। और यदि यही रेखा विशेष रूप से जीवन रेखा अल्प हो, छोटी हो, कई भागों में बंट गई हो तो उस आयु काल में निर्धारण करके जहां यह रेखा टूटी फूटी नजर आए उस काल में आप मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु इत्यादि कह सकते हैं। हाँ, बशर्ते इसमें एक नियम और, यदि विवाह हो गया हो, इस प्रकार की रेखा देखने में आ जाए, जातक का विवाह हो गया हो तो धर्म पत्नी की रेखा को देख करके उसके पति के विषय में ज्ञात करके क्या उसके भाग्य में भी जो है पति का सुख नहीं है, दोनों के हाथों में यदि नहीं होगा तो एक सटीक फल आप कह सकते हैं। यदि धर्म पत्नी के हाथों में विशेष रूप से पति की जो रेखा है जीवन रेखा का फल अच्छा कहा गया है तो वह जो है रेखा शुभ फल करने वाली, या सहवर्तनी कोई रेखा आकर के इस रेखा के साथ इसको जोड़ दे तो भी जो है शुभ फल में वृद्धि होती है। यह तो शास्त्रों से निर्दिष्ट फल के विषय में कहा है और आचार्यों ने इस प्रकार का वर्णन किया है। तो कई प्रकार के योग हाथों में इस प्रकार के रहते हैं जिनको देख करके हम शुभ और अशुभ अनेक प्रकार के फलों के विषय में जान सकते हैं। यह शास्त्र वेताओं ने शुभ अशुभ फल कहा है। यांचावृत्ति अर्थात भिक्षा से कैसे अर्जन करेंगे जो है, तो हाथ के ही मध्य भाग में इस प्रकार से हमारी मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के मध्य में इस प्रकार का एक चिन्ह पाया जाएगा जिसको डमरू चिन्ह कहते हैं। इस प्रकार का चिन्ह रहने पर विशेष रूप से यांचा वृत्ति अर्थात भिक्षाटन से जो है व्यक्ति अपना भरण पोषण करने वाला होगा। इस प्रकार का फल आचार्यों ने वर्णित किया है। जो रेखाएं शुभ है, जिनके साथ सहकारी रेखाएं सहवर्तनी रेखाएं चलती है तो उस काल क्रम में वृद्धि कही गई है। और जो रेखाएं वाम से दक्षिण की ओर रेखाओं को काटती हुई या जालीदार नुमा या कृष्णवर्ती अनेक प्रकार से कटीफटी जंजीर नुमा इत्यादि कही गई है तो उस प्रकार के फल में विशेष रूप से हानि कही गई है। तो इसमें भी कई प्रकार के इसमें कौन कौन से जो है क्या क्या फल कहे गए हैं, क्या क्या जो है इसमें रेखाएं रहती है उस विषय में भी आचार्य कहते हैं। तो मातृ रेखा में यदि त्रिकोण हो, हमारे विशेष रूप से मस्तिष्क रेखा को ही मातृ रेखा कहते हैं, इसमें यदि किसी प्रकार का कोई त्रिकोण या त्रिभुज इत्यादि आ जाए तो आचार्यों ने देखिए यहां मातृ रेखा है, कोई त्रिभुज या त्रिकोण इस रेखा में आ जाए तो विशेष रूप से
क्या फल कहने वाला है? मातृकुल ननिहाल की संपत्ति को जातक प्राप्त करता है, इस प्रकार का। और यदि छोटा कोण हो, हल्का सा त्रिकोण हो, यदि यदि तो बड़ा त्रिकोण हो तो अधिक संपत्ति प्राप्त करेगा, यदि हल्का सा त्रिकोण हो तो जो है वह कम संपत्ति जो है प्राप्त करने वाला होता है। और विशेष रूप से आचार्यों ने इसमें कहा है कौन कौन सी रेखाएं जो है इसमें किस प्रकार के फल करती है और कौन कौन सी रेखाएं रहने पर जो है क्या फल है। तो इस प्रकार के फलों में कहा गया है कि शुभ रेखा विशेष प्रकार से स्पष्ट हो, पहला लक्षण है। द्वितीय, ललिमा युक्त हो। तृतीय, कृष्णवर्ती या काले रंग की ना हो। चतुर्थ, उसके सहवर्तिनी कोई रेखा जाकर के उसको बल प्रदान करती हो तो उन रेखा के फलों में वृद्धि कही गई है। इसके विपरीत जो है फल वो मैंने आपको वर्णित किया। इसके विपरीत अनेक प्रकार की रेखाओं के कटी कटी होने पर, कृष्ण युक्त या जालीदार रहने पर अशुभ फल जो है शास्त्र कहता है। तो यह इस प्रकार का हस्तरेखा संबंधी जो है फल, पर्वतों से संबंधी फल, पर्वत से कैसे देखें कि कौन सा ग्रह उच्च का है, अपने मित्र घर का है, स्वक्षेत्र का है। पर्वत पर दबाने पर, थंब इंप्रेस करने पर जो पर्वत शीघ्र ही ऊपर आ जाए तो समझिए वह ग्रह बलवान है। यदि बार बार दबाने पर भी जो है पर्वत ऊपर ना आए, विशेष रूप से जो है गड्ढा युक्त हो, तो समझिए उस पर्वत से संबंधी जो ग्रह है तो उसके फल में अल्पता या न्यूनता पाई जाएगी। इस प्रकार का फल आचार्यों ने कहा है। तो इसमें विशेष रूप से आज के व्याख्यान में सिर्फ हमारे इसमें कर से संबंधित, हाथ से संबंधित, रेखाओं से संबंधित, पर्वतों से संबंधित जो फल आचार्यों ने बृहद संहिता में जो आचार्य ने और सामुद्रिक रहस्य इत्यादि ग्रंथों में आचार्य ने वर्णित किया है वह मैंने स्वमति के अनुसार जो है वर्णित किया। इसमें जो एक रिसर्च है वो भी बता देता हूं थोड़ा सा। जो है हाथ के मूल भाग में देखिए, हाथ के अंगुष्ठ में यदि यव का चिन्ह रहे, शास्त्र में भी वर्णित है, इस प्रकार से यव का चिन्ह है तो विशेष विद्वान होता है, पुत्र संतान युक्त होता है, बुद्धिमान रहता है। तो इस प्रकार का फल भी आचार्य ने वर्णित किया है। यव के चिन्ह से युक्त हो वह भी शुभ फल प्रदान करता है। और कई प्रकार के अन्य फल भी हाथ में कहे गए हैं आधुनिकता में। कुछ विद्वानों का कथन है जैसे हाथ में चंद्रमा का चिन्ह जो है अंगूठे के ऊपर एक व्हाइट स्पॉट के रूप में देखा जाता है आजकल वर्तमान में इस तरह से। तो कुछ विद्वान जन कहते हैं कि यह शुभ होता है, कुछ के मत में इसका फल अशुभ है। कुछ विद्वान इसको अंगुलियों में भी कहते हैं शुभ है, परंतु इस प्रकार का फल शास्त्रों में तो वर्णित नहीं है, पर जो शास्त्र के विधा के अनुसार वर्णित है उसका कथन मैंने आपको किया है। इसमें किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। जी धन्यवाद आचार्य जी, आपके इस अत्यंत जानकारी पूर्ण एवं विशिष्ट व्याख्यान के लिए। अब मेरा सभी प्रतिभागियों से निवेदन है कि यदि वो इस संदर्भ में जो विषय आज चर्चा किए गए कि किसी की कोई शंका है, कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। जी गुरु जी। गुरुजी, ये जो ये सामुद्रिक शास्त्र की टीका कोई संस्कृत व्याख्या में हिंदी व्याख्या में कोई टीका नहीं है इसकी? जी, कालिका प्रसाद मिश्र जी की पुस्तक है, हिंदी में भी है इसकी व्याख्या, मध्य मध्य में संस्कृत के श्लोक भी है। यहाँ शायद आपको कालिका प्रसाद, पंडित कालिका प्रसाद मिश्र जी जी इनकी भी उपलब्ध है। और नारायण दत्त श्रीमाली की भी जो है हस्त रेखा शास्त्र जो उपलब्ध है। इन दोनों ही विशेष रूप से आप अध्ययन कर सकते हैं शास्त्र में। जी नारायण प्रसाद माली। और कोई प्रतिभागी? आचार्य, आपने दो नाम कहा, कालिका प्रसाद मिश्र और दूसरा कौन सा कहा आपने आचार्य? जी, पंडित नारायण दत्त श्रीमाली। अस्तु, धन्यवाद आचार्य।
नमस्कार सर, धन्यवाद आपके लेक्चर के लिए, बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धक था। सर छोटा सा प्रश्न है कि महिलाओं का आपने कहा वाम अंग ही देखना चाहिए, जी ऐसा क्यों सर? जी। अब आधुनिक के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आपको वाम अंग के साथ साथ दक्षिण अंग भी देखना पड़ेगा, क्योंकि आधुनिकता के साथ साथ जो है नारी शक्ति जो है पुरुष के साथ चल करके आगे बढ़ रही है, इसलिए आपको दक्षिण हस्त भी देखना है और वाम भी देखना है। पूर्व के काल में जो है शास्त्रों में जो वर्णित तथ्य है उसके आधार पर ही वाम जो है हस्त देखने का जो विचार किया गया था, इसलिए उस बात पर जो है मैंने कथन कहा। आधुनिक में देखेंगे यदि कोई गृहिणी घर गृह कार्य के साथ जो है अन्य कार्यों में भी संलग्न है, विशेष रूप से नौकरी व्यापार इत्यादि जो है करते हैं, तो दक्षिण हाथ भी देखना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य कोई प्रतिभागी जो न सामुद्रिक शास्त्र से? जी क्षम्यता आचार्य, ये दाहिने हाथ देखने का ऐसा कोई रिवाज बोल सकते हैं, नियम है, परंतु रेखा तो दोनों हाथों में है, तो मतलब इसका क्या एक सही है गलत है, ऐसा क्या कारण है आचार्य? देखिए, यदि आपको फलों में वृद्धि अल्पता या न्यूनता ज्ञात करनी है तो आपको दोनों हाथों का ही विशेष रूप से विचार करना है, दोनों हाथों को ही देखना चाहिए। हो सकता है आपके दक्षिण हाथ में कोई योग बना हो और विवाह के पश्चात लेफ्ट हैंड यानी कि वाम हस्त में वो चिन्ह ना बना हो, तो हो सकता है फल की वृद्धि में न्यूनता आ जाए। और हो सकता है इस वाले हाथ में यानी कि आपके वाम भाग में कोई भाग्य रेखा बहुत ही श्रेष्ठ हो, कोई रेखा बहुत ही अच्छी हो, तो हो सकता है विवाह के पश्चात जो है आपका भाग्योदय हो जाए। इस प्रकार से भी इसको आप देख सकते हैं। आचार्य जी नमस्कार, मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर किसी का दुर्घटनावश कोई दाहिना हाथ कंडम हो गया है तो क्या लेफ्ट से उसका फलित किया जा सकता है? जी, यदि जातक का विवाह हो गया हो तब तो विशेष रूप से आप देख सकते हैं जो है आप उसके लेफ्ट हैंड से, यदि विवाह इत्यादि ना हुआ हो बट ब्रह्मचारी इत्यादि हो जो है, तो हाथ ना रहने पर भी जो है आप वाम हाथ से और सामुद्री के अन्य चिन्हों से, जैसे मस्तक रेखा है, आंखें है, नाक है, आपके बाल है, शरीर की अन्य आकृति के अनुसार बृहत संहिता में लिखित आचार्यों के द्वारा जो फल है उस फल के द्वारा आप उसका भूत भविष्य वर्तमान कथन कर सकते हैं। अगर शुक्र पर्वत पर जाल बना हो राहु का, जी, तो क्या ऐसे व्यक्ति का शुक्र दूषित होता है? जी, शुक्र पर्वत पर जाल रहना, स्टार रहना, द्वीप रहना, 3 प्रकार के ये चिन्ह रहना विशेष रूप से इस पर्वत को दूषित करते हैं। तो देखने में आया है कि जिसको कहते हैं स्पर्म काउंट जो ऐसे व्यक्तियों में कम रहता है। हाँ, एक और रिसर्च आपको बता देते हैं, इस विषय में आपने प्रश्न उठाया ही है। यदि शुक्र पर्वत पर आपका हरिण ग्रीन यानी कि हरे रंग की जो है एक आभा युक्त नशे जो है जा रही हो, शुक्र पर्वत अधिक हरियाली युक्त हो, तो भी आप कम कह सकते हैं कि संतान से युक्त गुण जो है इस व्यक्ति में कम है। इस प्रकार का ये रिसर्च में 2016-17 के मध्य में हमने पाया है। क्या चरित्र के विषय में भी ये पर्वत काम करता है? जी, चरित्र के विषय में भी यह पर्वत कार्य करता है। चरित्र के विषय में भी आप जान सकते हैं, तो आपको हाथ देखने से ही स्पष्ट हो जाएगा जो है व्यक्ति का कैसा जो है पर्वत है, शुक्र पर्वत किस प्रकार का है, लालिमा युक्त है, उठा हुआ है, अच्छा है, शुभ है, तो इससे भी ज्ञान किया जा सकता है। बशर्ते साथ में बृहस्पति पर्वत को भी देखना है, तभी इसके फल में आप सटीकता कह पाए। बहुत प्रार्थियों के हाथ में शुक्र पर्वत पर नीली रेखाएं देखी हैं, वो निसंतान ही पाए हैं मैंने। जी, तो यह भी जो है आपने रिसर्च की, बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार की ये शास्त्रों में वर्णित को आधुनिकता के साथ जोड़ना ही जो विशेष हमारा यहाँ आज का चर्चा का सत्र भी है। तो आप इसके ज्ञान में वृद्धि कर रहे हैं, ये भी बहुत ही शुभ है। अन्य यदि कोई प्रश्न हो, आपने कोई रिसर्च किया हो, वह भी आप रख सकते हैं किसी प्रकार का। इसके अतिरिक्त तो आज के विषय में वर्णित किया गया है। आचार्य महोदय नमो नमः। नमो। जी, सुशील कुमार जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं।
इसके अलावा और कोई, लगता है इनका म्यूट अनम्यूट नहीं हो रहा है। इसके अलावा और कोई प्रतिभागी जिनका कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो? महोदय नमस्कार। कुछ लोगों का प्रश्न रहता है महोदय कि हाथ की रेखाएं की बजाय कुंडली देखना ज्यादा अच्छा समझते हैं, तो हाथ की रेखाओं में और कुंडली की रेखाओं में कितने प्रतिशत सत्यता बताई जा सकती है? जी देखिए, यदि जन्मांग चक्कर या कुंडली देखनी हो, उसके लिए आपको ज्ञात है 8 से 10 प्रकार की विधाएं हैं। अयना साधन से लेकर सूर्य स्पर्श से लेकर के ग्रह स्पर्श से लेकर के अनेक प्रकार के साधन हैं। प्राचीन काल में इस तरह के साथ संसाधन उपलब्ध ना होने के कारण जो है अधिकांश लोग जो है हस्तरेखा सामुद्रिक शास्त्रों के ज्ञान के माध्यम से ही अपने जीवन संबंधित विषयों को जानते थे। हस्त जो है बहुत ही सटीक फल है। हो सकता है आपके जन्मांग काल में कुछ मिनटों के अंतर में भी आपका लग्न परिवर्तित हो जाए, तो आपके फलों में किसी प्रकार का शुभ शुभ आपको देखने में नहीं आएगा। तो हाथ हमारे समक्ष है, यह सटीक फल है। विशेष रूप से इस पर यदि रिसर्च की जाए तो व्यक्ति हाथ से जन्मांग चक्कर का निर्माण करने में भी सक्षम हो सकता है। महोदय, मैंने बहुत राजनेताओं के हाथ देखे हैं, उनमें एक विशेषता मैंने पाई कि मणिबंध से भाग्य रेखा का बड़ा स्पष्टीकरण, और शनि पर्वत तक जिन नेताओं के स्पष्ट रेखा है लालिमा लिए, वो लगभग राजनेता सफल राजनीति कर रहे हैं और वो कभी चुनाव हारते नहीं हैं। जिनकी कटी हुई रेखाएं हैं मातृ रेखा के आसपास से भाग्य की, वो लोग बीच में चुनाव हारते और राजनीति को छोड़ते देखे पाए गए हैं। यह भी सत्य कथन है। तो इस प्रकार का भी जो है ये भी ज्ञान में वृद्धिदायक ही है कि इस प्रकार से भी आप फल देख सकते हैं। सर अगर हाथ में मैक्सिमम क्रॉस हो तो क्या होता है? जी, क्रॉस का चिन्ह जो है मात्र बृहस्पति पर्वत के ऊपर शुभ है। अन्य किसी भी पर्वत के ऊपर या किसी रेखा के ऊपर जो है क्रॉस का चिन्ह शुभ नहीं माना गया है। और हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में भी अगर मैक्सिमम क्रॉस है, 2-3 क्रॉस जैसे बने हुए हैं तो? जी, यदि क्रॉस से डमरू बन जाता है, मैंने बताया आपको, तो यांचा अर्थात भिक्षाटन से वृद्धि करता है। यदि सिंपल क्रॉस है, यदि वो दोनों रेखाओं को स्पर्श करता हुआ ना जाए, तो उसके फल में जो है अल्पता आप कह सकते हैं, कमी कह सकते हैं। श्रीमान जी, अगर हृदय रेखा पर कट और बिंदु हो गहरे काले, तो क्या वो हृदय विकार को इंगित करते हैं? जी, हृदय विकार हो गया, विशेष रूप से जो है हार्ट अटैक से संबंधित समस्या हो गई, या हो सकता है कोई हृदयाघात जो है किसी प्रकार से उसको आघात लगा हो किसी से विशेष प्रेम के दृष्टि से जो है, तब भी जो इस प्रकार के चिन्हों को देख करके आप ज्ञात कर सकते हैं। विशेष कृष्ण वर्ण का चिन्ह हो, द्वीप हो, क्रॉस हो, स्टार हो, यदि जंजीर नुमा हो, तो इस प्रकार का यदि रहे तो अशुभ फलदायक है। अगर हृदय रेखा अंतिम छोर पर 3 भागों में त्रिशूल का चिन्ह बनाए, तो उस व्यक्ति के विषय में हम क्या फलित करें, विचारों के विषय में या चिंतन के विषय में? यदि हृदय रेखा विशेष रूप से अपनी पूर्णता को प्राप्त हो जाए, तो वह व्यक्ति विशाल हृदय वाला होगा। इसके लिए कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, इस तरह की भावना रखने वाला होगा। जिस पर्वत की और अधिक झुकाव होगा, तो उस तरह का नेचर उस व्यक्ति का जानना चाहिए। यदि बृहस्पति पर्वत तरफ है, तो ज्ञान के मामले में बहुत ही अधिक उदार और क्रियावान होगा। यदि शनि पर्वत की तरफ हो जाए, तो श्रम के माध्यम से जो है कार्य करने वाला। यदि अन्य पर्वत की तरफ जाए, तो उस प्रकार का फल कहना चाहिए। जी, धन्यवाद। अन्य किसी प्रतिभागी का कोई प्रश्न? सबसे अच्छी पुस्तक हस्तरेखा के विषय में अध्ययन के लिए कोई नाम रिकमेंड कीजिए आचार्य जी। एक तो सर्वप्रथम आचार्य एमए के सिलेबस में लगी पुस्तक पंडित कालिका प्रसाद मिश्र की सामुद्रिक रहस्य। द्वितीय पुस्तक बृहत संहिता, जिसमें पुरुष और स्त्री के विषय में बताया गया है। मृग पुरुष, शशक पुरुष, तुरग पुरुष, अश्व पुरुष,
ये 2 पुस्तकें और तीसरी नारायण दत्त श्रीमाली की हस्तरेखा विज्ञान, ये 3 पुस्तकें अपने आप में हस्तरेखा के विषय में अच्छी पुस्तकें हैं। इनके माध्यम से आप स्वयं भी रिसर्च करके जान सकते हैं और बहुत अधिक जो है सुलभता से जो है इनमें विशेष विषय रखे गए हैं। कालिका प्रसाद जी की बुक का एक बार दोबारा नाम बताइए। सामुद्रिक रहस्य। सामुद्र, ये इसके प्रेस का भी पता गुरुदेव? जी, इसकी प्रेस के विषय में जो है यह आपको जो है इसमें आचार्य के जो सिलेबस है एमए आचार्य के सिलेबस में प्राप्त होगी। इसके विषय में आपको बताते हैं इनके मुद्रण से संबंधित आपको बताते हैं ज्योतिष प्रकाशन वाराणसी। जी, प्रकाशन वाराणसी। जी धन्यवाद। अन्य कोई प्रतिभागी? सर जीवन रेखा के साथ में एक और मतलब रेखा बिल्कुल साथ में अगर जा रही है और जो मंगल पर्वत है अंगूठे के पास से भी एक रेखा जैसे उसको टच कर रही है, मतलब एक तरीके से वो त्रिकोण अगर वो बना रही है तो उसका क्या मतलब होता है? देखिए, यदि जीवन रेखा के साथ अंदर की तरफ अंगूठे की तरफ से एक और रेखा आ रही है, यदि अंगूठे की तरफ से एक और रेखा आती हुई जीव रेखा की तरफ को आए अब और सर ये अंगूठे की तरफ अंगूठे के और पहली उंगली के बीच में से भी एक रेखा आ रही है, यहाँ से भी आते हुए इस तरफ को एक रेखा आए जी जी, तो इस प्रकार के फल में जो है वृद्धि कहनी चाहिए। ये जिस जिस पर्वत को स्पर्श करती हुई आगे बढ़ती है, जो ऊर्ध्वगामिनी रेखाएं हैं वो सर्वदा शुभ फल करने वाली है, जो वाम और दक्षिणी गामिनी रेखाएं हैं वो फलों में अशुभता प्रदान करती है। थैंक यू सर। मुझे लगता है लगभग सभी प्रतिभागियों के प्रश्न आ चुके हैं, फिर भी यदि कोई शेष है तो पूछ सकते हैं। अभी हमारे पास लगभग 5 मिनट हैं इस सत्र के। ठीक है सर एक सूर्य पर्वत पे अगर 2 रेखाएं हैं तो सर उसका क्या मतलब है? जैसे कि आपका कथन है सूर्य पर्वत पर यदि कोई 2 रेखाएं, जी पहले जी तो ये देखना पड़ेगा कि क्या वो रेखाएं हृदय रेखा को स्पर्श करके आगे बढ़ रही है या हृदय रेखा से पीछे ही स्पर्श हो रही है। हृदय रेखा को स्पर्श कर रही है और फिर कोई दूसरी जो भाग्य रेखा है ना वो उसको क्रॉस करते हुए ऊपर शनि पर्वत की तरफ जा रही है। शनि पर्वत की तरफ जा रही है, इन रेखाओं को क्रॉस करती हुई दोनों रेखाओं को जी टच करते हुए सर, क्रॉस नहीं कर, वो उसको मतलब कंप्लीट कर रही है। अच्छा, स्पर्श करती हुई आगे बढ़ रही है तो इसके फल में वृद्धि कहनी चाहिए। सूर्य से संबंधित जो भी फल है उन फलों में वृद्धि होगी। जी धन्यवाद सर। अन्य कोई प्रश्न? आचार्य जी हरिओम। जी 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 पूछिए विपिन जी। आचार्य जी मेरा प्रश्न था, आपने एक तीसरी पुस्तक बताई जो स्त्री पुरुष के बारे में दोनों को अलग बताएगी उनकी जानकारी, तो उसका क्या नाम है और प्रकाशक उसका? जी, बृहत संहिता। जी, इसके राइटर कौन है जी? राइटर विशेष रूप से अनेक जो है राइटरों विशेष रूप से देखे तो मुख्य लेखक है वराह मिहिर जी और वराह मिहिर जी। हाँ, वराह मिहिर जो है मुख्य प्राचीन आचार्य है और आधुनिक में देखें तो इस विषय में बता देंगे आपको, जो है मैसेज के माध्यम से आचार्य जी आपको बाद बता देंगे। इसके जो है अनेक टीकाएं हैं, उनमें जो उत्तम टीका है आचार्य के सिलेबस में लगी है तो आपको बता देंगे। विपिन जी आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है, आप मेरे से एक बार संपर्क कर लीजिएगा। जी जी बिल्कुल, उनके पाठ्यक्रम में ठीक है जी, ठीक है जी। ये पंडित नारायण दत्त माली जी के प्रकाशक का पता है जी पुस्तक के? जी, उनके विषय में भी आपको बता देंगे। आपके विषय में भी ये जो है हमारे को जब विषय आया था तो उसमें भी 2-3 पुस्तकें लगी हुई है। उस विषय में यदि आप जाकर देखेंगे तो भी जो है ज्ञात हो सकता है, या विशेष रूप से मैं मैसेज के माध्यम से भी आपको बता दूंगा कि ये आजकल प्राप्त है या नहीं है। अगर पीडीएफ यदि उपलब्ध होगा तो वो भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। ये आपका जो ग्रुप बना हुआ है इसमें भेज देंगे। जी जी धन्यवाद, धन्यवाद। लखविंद्र शर्मा जी।
जी प्रणाम आचार्य जी। मेरा प्रश्न ये था आचार्य जी कि जैसे मैंने सुना है कि जो भाग्य रेखाएं होती हैं, हस्त रेखाएं होती हैं, ये कुछ समय पश्चात जो है थोड़ा परिवर्तित होती हैं। कितना परिवर्तित होती हैं और कितने समय बाद ये परिवर्तित होती हैं? जी देखिए, दो प्रकार की रेखाएं हाथ में होती है, स्थूल रेखा, सूक्ष्म रेखा। स्थूल रेखा में परिवर्तन बहुत ही अल्प होता है, जैसे हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, आयु रेखा या पितृ रेखा या भाग्य रेखा। भाग्य रेखा में तो अल्पता न्यूनता आती रहती है, पर ये जो रेखाएं है ये निश्चित होती है, क्योंकि जातक के जन्म से पूर्व ही विशेष रूप से माता पिता का निर्धारण हो जाता है। मतलब इन रेखाओं में पहले से ही निर्धारित है कि ये रेखाएं इस प्रकार की रहेगी तो ये फल है। इनमें जो है किसी प्रकार की अल्पता और न्यूनता कौन करता है? इनके साथ चलने वाली सहवर्तनी रेखाएं यदि ऊर्ध्वगामिनी है, इनके सहवर्तनी है तो शुभ फल है। यदि इनको काटती हुई जो है कोई रेखा जारी है तो उस फल में अशुभता पाई जाती है। और कुछ रेखाएं ऐसी है जिनको सूक्ष्म कहते हैं। सूक्ष्म रेखाएं आपकी बनती रहती है, बिगड़ती रहती है। हो सकता है कोई विशेष कर्म आप कर रहे हो तो भी आप जो है सूक्ष्म रेखाओं के माध्यम से जो है अपने जीवन में उस रेखा को ला भी सकते हैं और मिटा भी सकते हैं। जैसे इस विषय में छोटा सा उदाहरण बताना चाहूंगा आपको। जैसे किसी के विद्या रेखा जो है विशेष रूप से ना हो हाथ में, इस प्रकार की सूर्य पर्वत के नीचे। इसका उदाहरण है हमारे गुरुदेव जो है, उनके हाथ में सूर्य रेखा नहीं थी तो अनेक आचार्य कहते थे कि विद्वान नहीं होगा, सूर्य रेखा नहीं है, बुद्धिमान भी नहीं होगा। पर गुरुदेव ने इतना कठिन परिश्रम किया कि उनके हाथ में सूर्य रेखा बन गई। तो ये रेखाएं जो है बनाई भी जा सकती है कर्म के माध्यम से, और इनमें अल्पता और न्यूनता जो है हमारे कर्मों के अनुसार होती रहती है, इस प्रकार का। जी, इसका भाव अर्थ ये हुआ यदि अगर हमारी किस्मत में कुछ नहीं है तो कुछ कर्म विशेष ऐसा किया जाए तो उसे प्राप्त किया जा सकता है। जी, मात्र कुछ ही विषयों में जो है, सभी विषयों में आप वो चीज नहीं कर सकते। जैसे आपकी आयु रेखा है, पहली बात, उसमें वृद्धि कैसे की जा सकती है? यदि जो है आयु रेखा से जैसे यदि कोई विशेष अरिष्ट कारक ग्रह की दशा इत्यादि चली हो, उसके फल में न्यूनता जो है जप तप दान शास्त्र में कहा, यदि उसको आप करते हैं, हो सकता है उसके साथ सहवर्तनी रेखा अगर कहीं टूटी फूटी तो उसको जोड़ करके आगे चली जाए। तो इसमें ऐसा भी कोई निश्चित नहीं कि ये शत प्रतिशत निश्चित है। हाँ, निश्चित तब होगा यदि आप यही मान के बैठ जाएंगे और कर्महीन हो जाएंगे तो समझिए फिर तो जो हाथ में लिखा है तो निश्चित सत्य होगा। इस प्रकार का फल शास्त्र में कहा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। तो संभवतः सभी के प्रश्न आ गए हैं, हमारा समय भी समाप्त हो रहा है। तो आचार्य जी, इस सत्र में हमारे प्रतिभागियों के शंका समाधान और विशिष्ट व्याख्यान के लिए आपका आभार। आप सभी प्रतिभागियों से मेरा निवेदन है कि हमारी अगली कक्षा 2:15 पर आचार्य जी की रहेंगी, आचार्य जगदीश कुमार जी की ही। तो तब तक आप अपने इसको म्यूट करके रखें, लेफ्ट ना करें, क्योंकि होता क्या है, कल भी मेरा ऐसा ही अनुभव रहा कि आप लोगों को जुड़ने में आधा घंटा लग जाता है फिर। तो इसलिए आप इसको म्यूट करके रख दें। 15 मिनट का आपका विश्राम है, और उसके बाद 2:15 के बाद जो अन्य विषय बच गए सामुद्रिक शास्त्र पर, उन पर हम आचार्य जी उन विषयों पर आपके साथ चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए हम इस प्रथम सत्र का समापन करते हैं और 2:15 बजे हमारा द्वितीय सत्र का प्रारंभ होगा। धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी, आप भी म्यूट करके रख सकते हैं या रिज्वाइन कर सकते हैं, आपके लिए जैसा उचित लगे। ठीक।